आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग शो पर। और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मराठी भाषा और महाराष्ट्र के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, रोहित पवार का निशिकांत दुबे और आशीष शेलार पर हमला। कैसे देखते हैं इस बयान को? निशिकांत दुबे जी को मैं विनती करता हूँ कि बिहार का जो राजनीति है, वहाँ का जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, वो महाराष्ट्र में आप मत इम्प्लीमेंट करो। आप कहा तो भी बिहार का इलेक्शन, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की जो इक्वालिटी है वो कहाँ पे तो डिस्टर्ब आप कर रहे हो। दूसरी बात, हम जो बोलते हैं मराठी मानुस कौन है, जो महाराष्ट्र में जन्म लेता है, वो गुजराती हो सकता है, वो राजस्थान से हो सकता है, वो साउथ से हो सकता है, नॉर्थ से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जन्म लेने के बाद मराठी के बारे में आदर होना चाहिए, महाराष्ट्र के बारे में आदर होना चाहिए। और जो व्यक्ति मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ बोलता है, महाराष्ट्र में रहते, उसको हम बोल रहे हैं कि ये गलत चीज तू कर रहा है। अभी यहाँ पे निशिकांत दुबे जी को अगर बिहार की जिम्मेदारी राजनीति में दी होगी तो उसके एंगल से वो स्टेटमेंट कर रहे हैं। उनको मैं विनती करता हूँ, एक बार महाराष्ट्र आके ये स्टेटमेंट बोल के दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा मराठी लोग कैसे इमोशनल है। और दूसरी बात, ये कोई भोजपुरी एक्टर है जो बिहार का बीजेपी का पदाधिकारी है, वहाँ की राजनीति, वहाँ की स्ट्रैटेजी, वहाँ का जो इलेक्शन है वो ध्यान में रखते हुए जैसे सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था, वैसे ही यहाँ पे कुछ वातावरण करने का वो कोशिश कर रहा है या हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ, एक बार आके दिखाओ, फिर देखते क्या होता है। अगर आपको मराठी महाराष्ट्र की मान सम्मान रखना है तो आप वेलकम हो, लेकिन यहाँ पे आके आप मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ बोलोगे तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो, आशीष शेलार जी बहुत बड़े नेता है, लेकिन फिर भी उनको और बड़े नेताओं को रिपोर्ट करना पड़ता है और उनकी बात सुननी पड़ती है। शायद उसी एक नेता ने उनको ये स्टेटमेंट बोलने के लिए कहा होगा, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था कल का, उसको निषेध हम करते हैं, क्योंकि मराठी मानुस और टेररिस्ट, उसकी तुलना उन्होंने की है, वो गलत चीज है, उसका तो निषेध हम करते। प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, बिहार में भाजपा का सफाया तय, मौसम वैज्ञानिक को छोड़ेंगे एनडीए का मतलब ये है कि ईमानदारी के साथ 1952 के बाद से कई बार रिवीजन हुए, पर जिस तरीके से रिवीजन के नाम पर गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के नाम बनाए रखने के लिए जो प्रारूप, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, इसके पहले नहीं मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि परंपरागत वोटर जो हैं, जो देते रहे हैं, उनके नाम काटे जाएं, तो संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है और जनता की अदालत में भी हम चुनौती देंगे इस साजिश को भारतीय जनता पार्टी के कि अनुसूचित जात, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या जो गरीब, उनके परंपरागत विरोधी, उनके नाम काटे जाएं, तो उसका हम विरोध करते हैं और ये जो नई व्यवस्था है ये हमें स्वीकार्य नहीं। सर, चुनाव से पहले एनडीए से क्या उनकी कोई दूरी है या इसमें भी कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नजर आती है एलजेपी की? देखिए, चिराग पासवान ने जो कहा है उसका जवाब तो सिर्फ चिराग पासवान दे सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो ये बहुत शुभ लक्षण नहीं है एनडीए के लिए। उनकी सरकार में वो मंत्री हैं और मंत्री कह रहे हैं, एक तरफ सब कह रहे हैं कि हम मिलजुल कर लड़ेंगे, वो कह रहे हैं हम 243 पूरे, 243 हम पूरे के पूरे खड़े करेंगे। तो आप देखिएगा, जो बिहार का परिणाम दिखाई पड़ रहा है उसमें नीतीश के राज में, नीतीश के नेतृत्व में भाजपा का पूरी तरह सफाया होने जा रहा है बिहार में। तो बहुत से मौसम विज्ञानी छोड़कर जाएंगे एनडीए को। वहाँ बिहार में चुनाव के पहले बहुत ध्रुवीकरण होगा। और कड़े शब्दों में कहा कि आतंकवाद। पाली के दुकुपथरा गांव में बाढ़ से फंसे 17 ग्रामीणों को संयुक्त ऑपरेशन में सुरक्षित बचाया।
मोर मोबाइल तो गायब, भेजो जाऊँ फोटो खींचो, फोटो वीडियो भी बना आ माता देखते हैं, कितने लोग हैं यार और वहाँ? अरे को तो खींचो ना, हाँ हाँ दे ना, दे रस्सी दे, चल देख बे, फिसल बे हम, धीरे धीरे चल। धीरे धीरे हाँ, रुक के बच्चल बोले बिछल रहा है, बोले देख बोले देख के और बोले नहीं सका। इधर मुन्ना इधर, हाँ हाँ जा वो के पूछ, हाँ खींचे और कितने जने हैं? अब वो नदिया में जा पड़ी। अच्छा ठीक है, टीम अब रेडी हो गया, एक काम करें, हाँ वहाँ घर का हो गया पूरा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई के ESIC मेडिकल कॉलेज में PM जय सहित कई स्वास्थ्य योजनाओं का किया उद्घाटन। அங்க ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டு இங்க வந்துருவீங்களா? ஓ அப்படிங்களா? நான் வைஃப் டைம்ஸ்ல தான் இருக்கேன். அப்படிங்களா? फाइव जी एम्बुलेंस चिराग पासवान की बदलती राजनीति पर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार का तंज, चुनाव आयोग जैसी स्थिति। वो तो कभी कहते हैं कभी हम नहीं लड़ेंगे, कभी लड़ेंगे, कभी जनरल सीट से लड़ेंगे, कभी 243 पर लड़ेंगे, कभी बोलते हैं कि हम कैबिनेट भारत जो सेंट्रल में है उसको छोड़ेंगे, अब बिहार हमको बुला रहा है। तो इनका भी हाल मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग से कम नहीं है। चुनाव आयोग जो प्रत्येक दिन जो अपना वॉइस चेंज कर रहा है ना, आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोल रहा है। ये भी आपने पिछला दिन देखा होगा, इन्होंने कहा था कि बिहार में हमको घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो मतलब ये भी आनंद फानन में बहुत बयान दे रहे हैं। तो इनका जो वोटर्स है ना, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अंदरूनी खबर में बता रहा हूं कि जमीन का जो इनका वोटर्स है उससे हम लोग की बातचीत होती है। तो जितने वोटर्स हैं सब गुस्सा हुए हैं इनके ऊपर में, और ये बोल रहे हैं। आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जो थे वो गरीबों के नेता थे, गरीबों का रहनुमा थे, हम लोगों का रहनुमा थे। उन्होंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, वो किसी के पिछलग्गू नहीं रहे। और चिराग पासवान जो है ना अब पिछलग्गू बन गए हैं। तो उनका वोटर जो है अब इनसे सवाल पूछने लगा कि आप जो ये कर रहे हैं ये सही नहीं है। तो कभी आनंद फानन में ये भी वैसे ही बयान दे रहे हैं, कल आज कुछ कल कुछ, तो ये देते रहे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लड़िए ना, लोकतंत्र में कौन रोका है, आपका पार्टी भी है,
243 पे लड़िए, लेकिन मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि आपके जो मेन वोटर है ना, आप सोचे नहीं होंगे, उससे बड़ा वोट जो है आपका, जो कहते हैं कि हमारा वोट है, वो बड़ा वोट जो है ना इस बार इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। आप बयान देते रहिए, बयान देते रह जाइएगा और चुनाव निकल जाए। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा चेन्नई पोर्ट पहुंचा, बढ़ेगा भारत जापान समुद्री सहयोग। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूटीसी मिनी वातानुकूलित बस सेवा को किया हरी झंडी से रवाना। यहाँ से ले लो विंडो शाहनवाज हुसैन बोले, चिराग पासवान एनडीए के मजबूत सहयोगी, बिहार में फिर बनाएंगे इतिहास। देखिए, चिराग पासवान एनडीए के मजबूत साथी हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं और इकट्ठे होकर लड़े हैं, इसलिए
बिहार में हम लोग 30 सीट जीते हैं। इस बार भी वो एनडीए के साथी के तौर पे 243 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे। मतलब गठबंधन की कौन सीटें किसके पास जाती है वो अलग है, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं वो 243 पर ही अपनी ताकत को लगाएंगी और इकट्ठे होकर हम लोग लड़ने वाले हैं और 200 से ज़्यादा सीट बिहार में जीतने वाले हैं। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में आज सुशासन है, ठीक है, एक हत्या हुई है पटना में, लेकिन कई राज्यों की तुलना में बिहार में आज बहुत अच्छा माहौल है। उद्योग लगाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह, पूर्व उद्योग मंत्री के नाते मैं कहता हूँ, वो बिहार है और बड़ी तादाद में उद्योगपति बिहार आ भी रहे हैं। बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में, रोड में, बिजली में, पानी में, सब में तरक्की हुई है और बिहार आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और बिहार को एनडीए ने ही आगे बढ़ाया है, एनडीए ही आगे बढ़ाएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, ये सब लोग मिलकर 243 सीट पर मेहनत करेंगे और मिलकर 200। प्रोफेसर राजन कुमार ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र को ठोस और सर्वसम्मत बताया। देखिए, ब्रिक्स की जो समिट हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिक्स जो संस्था है ये नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन का संस्था है। इसमें कोई भी देश आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्री उस ढंग से नहीं है। कई बार इसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये एक एंटी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन जो है उसके साथ भी कोलैबोरेट करना चाहता है, लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं नॉन वेस्ट के, ग्लोबल साउथ के, उसको रखना चाहता है। इस बार का समिट जो रियो में हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आपने देखा कि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है, जिसमें कि कई बार ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाता, इतने सारे नए देश उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन उसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट है। अगर आप उसको पढ़ेंगे 126 क्लॉजेज हैं। पहले कभी भी आप डॉक्यूमेंट देखें इस ढंग से नहीं आया था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक ढंग से उस दिखाता है कि एक कंसेंसस है या सॉलिडारिटी है, तो उस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो इश्यूज रेज हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3-4 इश्यूज, देखिए कुछ इश्यूज ब्रिक्स हमेशा रेज करता है। 17वें समिट से पहले आप 16 को देखेंगे तो हमेशा इस इशू को रेज करता है। उसमें मल्टीलैटरल रिफॉर्म की बात करते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की बात करता है। IMF वर्ल्ड बैंक में जो वोटिंग राइट्स होने चाहिए इन देशों का वो ज़्यादा होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। उसके बाद WTO की बात करते हैं। और उसके बाद इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में यह भी बात हुई है कि जो अमेरिका जिस ढंग का यूनिलैटरल पॉलिसी ला रहा है, यूनिलैटरल एक्शन, प्रोटेक्शनिज्म इत्यादि, टैरिफ को लेके, ट्रेड को लेके, तो उसकी भी निंदा की है। तो वो महत्वपूर्ण है। ईरान के इशू पे मैं बोलूँ तो ईरान के इशू पे यूनिलैटरली इन सारे देशों ने कंडेम किया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहले इस ढंग का कंसेंसस बनना मुश्किल लग रहा था। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ भारत के दृष्टिकोण से मैं बताऊँ तो पहलगाम टेरर अटैक का बिल्कुल उसमें मेंशन है, एक क्लॉज है उसमें, मुझे लगता है कि 100 सम क्लॉज है, तो उसमें सीधा उस पर बताया है कि किस ढंग से पहलगाम जो अटैक है, इस ढंग का कोई भी अटैक है, किसी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हुई। हालांकि पाकिस्तान का नाम उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन इसका उस सबको पता चल रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान के रास्ते से आ रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये विभाग सुरक्षा तंत्र का अहम हिस्सा। काफी सुखद अनुभूति होती है कि DAD प्रोएक्टिवली अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथियों, अभी जब मैं यहां रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस कॉन्फ्रेंस का नाम भले ही कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस आपने रखा है, पर मुझे लगता है कि आपका माइंडसेट कंट्रोलर का नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट ओपन और रिसेप्टिव होना चाहिए। जिससे डिफेंस इकोसिस्टम में हो रहे चेंजेस को आप सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ठीक तरीके से डिस्कस कर सकें और शेयर कर सकें। साथियों, आज जब मैं आपके बीच यहाँ हूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन हमें एक इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ एनालिसिस करने का भी अवसर देते हैं। इसमें हम सोच सकते हैं कि अब तक हमने क्या अच्छा किया है और आगे हमें क्या करना है।
यह भी विचार करना है कि आगे और हमको कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, तो वह रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए। आप सब भी शायद इस बात से हमारी सहमत होंगे कि जब हम सब मिलकर बैठते हैं तो अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उससे हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण का दायरा स्वाभाविक रूप से और अधिक व व्यापक होता है। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों पर हिसाब किताब रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश के सुरक्षा ढांचे का एक अहम हिस्सा भी है। और जब आप अपना काम ईमानदारी और एफिशिएंसी के साथ करते हैं तो उसका असर यहीं तक नहीं रहता है, इसका असर सीमा पर तैनात हमारे जवानों तक होता है। उन्हें भरोसा होता है कि उनके पीछे एक मजबूत व्यवस्था। विशाखापट्टनम पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू की बड़ी संख्या में ड्रोन तैनाती। Started drone policing in a big way. The purposes that drone serves are manifold. Number one, in remote areas which are not frequented by public, where it is not cost effective to send beats or patrol teams, especially in view of the fact that we don't have enough manpower. Drones are highly effective. They keep surveillance from the sky and can identify from a distance any illegal activity like gambling, prostitution, open drinking, abuse of ganja and other drugs, eve-teasing, and any attempt to commit any illegal activity like chain snatching, mobile snatching, theft, burglaries and other property offences. These drones that we are recently procuring are all having night vision devices. We all know that offences may occur throughout the day, but offences most likely happen during the night. So these drones, they have the capacity to see even during darkness, even when there is no light. They can identify the offender. So on one hand, they can see if there is any attempt to commit offense and thus help the police in preventing offenses, or they can see the offender after an offense is committed and the offenders are fleeing. As a result, with the evidence of this drone video footage, we can identify the offender, arrest the offender, recover the stolen property if it is a property offense, and produce this drone footage as evidence in the court of law so that the case can end in conviction. Besides, drones are useful. पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन का अनूठा अनुभव, कम भीड़ से भक्तों को मिला आरामदायक दर्शन। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। आज बहुत ही भीड़ कम था। 3 दिन से बहुत ही ज्यादा दर्शकों का और भक्त का भीड़ था। आज हम लोग बहुत अच्छा भगवान का दर्शन कर पाए, पूरा सामने से बाबा को पूरा देख पाए। यही एक आनंद है जो हम लोग उपभोग कर पाए। आज महाप्रभु का अदर्पणा नीति में जो है भक्त, जो भगवान भक्त हम लोग 2 टाइप का होते हैं। हम जो मनुष्य भक्त है और जो देख नहीं पा रहे वो लोग भी भगवान का भक्त है। तो भगवान जो अर्पित करते, क्योंकि भोग तो हम लोग इधर आने से आपको भोग मिल जाएगा, पर जो लोग को भोग नहीं मिल रहा है तो उसको भी भगवान इतना प्यारे है कि उसके लिए भी एक भोग का नीति बनाया हुआ है। वही जो नीति बना के वो हम लोग अर्पण करते हैं। तो इधर जो लोग भूत पिशाच जो भगवान का भक्त है, जिसको मिल नहीं पाता है, वो उसको तृप्त होते हैं। वही एक नीति है जो कल बहुत अच्छा से अर्पण हुआ है। तो उसका भी भाग मतलब बहुत जन जो थे भक्त वो लाभ ले पाए हैं। भगवान का मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, सब भक्त को एक बार पुरी आइए, भगवान को एक बार दर्शन करके जाइए। और आपका अगर जो लोग नहीं आ पा रहे, जो वीडियो इससे देख रहे हैं हमारा चैनल से, इधर से भी आप दर्शन करके मन का जो भावना है भगवान को बोलिए, भगवान जरूर सुनेगा। ये जो है वहाँ पे रथ है, मतलब हम लोगों का जो रथ है, रथ का ऊपर हर एक रथ में 3-3 करके घड़ा रहता है, उसको मिट्टी का रहता है, उसको तोड़ा जाता है, वो उत्सर्ग होता है। जो एक्चुअली जगन्नाथ जी का दर्शन बस हम लोग जो उनका जो भक्त है वहाँ पे देवता भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं और भूत पिशाच और जितने भी अतिरिक्त आता है वो लोग भी आते हैं।
तो इंसान तो जो लोग हम लोग इंसान है वो लोग तो यहाँ पे प्रसाद हम लोगों को महाप्रसाद मिलता है, पर जो लोग अतिरिक्त तो आता है या फिर जो लोग भूत पिशाच है उन लोगों के लिए वो गला तोड़ा जाता है, वो बस उन लोगों के लिए उत्सर्ग होता है, उन लोगों का प्रसाद जैसा वो मतलब हम लोग का इंसान का खाने का लायक है, मतलब कोई नहीं उसको खाते हैं। बट मराठी अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष दीपक पवार ने हिंदी अनिवार्य करने की नई समिति बनाने का किया विरोध। आमचं म्हणणं असं आहे की सरकारने जर 1 जुलैला शासन निर्णय काढून तिसऱ्या भाषेची सक्ती असणारे दोन्ही शासन निर्णय रद्द केलेले आहेत, तर यानंतरच्या काळामध्ये सरकारने कोणतीही समिती नेमण्याचं कारण नाही, कारण ती समिती अजिबात आवश्यक नाहीये। नरेंद्र जाधवांची समिती नेमणं याचा अर्थ तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचा जो मुद्दा आहे तो लोकांच्या मनामध्ये जिवंत ठेवणं आहे आणि अप्रत्यक्षपणाने आज ना उद्या तिसऱ्या भाषेची सक्ती करणं आहे। त्यामुळे नरेंद्र जाधवांच्या समितीला विरोध करणं, ती बरखास्त करण्याची मागणी करणं, तिसऱ्या भाषेची सक्ती पूर्णतः रद्द करणं, दादा भुसे आणि रेखावार यांची हकालपट्टी करणं आणि बालभारतीची स्वायत्तता अबाधित ठेवणं या आमच्या 4 प्रमुख मागण्या आहेत आणि त्यासाठी महाराष्ट्रातल्या 20हून अधिक संस्था आम्ही इथे धरणं आंदोलन करतो। त्याचबरोबरीने महाराष्ट्रातल्या विविध राजकीय पक्षांचं सहकार्य यासाठी मिळेल यासाठी प्रयत्न पण करतो। आम्ही स्पष्टपणाने हे म्हटलंय की दादा भुसेंनी राजीनामा तरी द्यावा किंवा सरकारनं त्यांची हकालपट्टी तरी करावी, कारण ते कुचकामी आहेत, ते स्वतः निर्णय घेत नाहीत, घेऊ शकत नाहीत, त्यांच्या आकलनात दोष आहे आणि रेखावार हाच जर त्यांचा रिमोट कंट्रोल असेल आणि तो मराठी द्रोही आणि महाराष्ट्रद्रोही भूमिका घेत असेल तर रेखावारला तात्काळ बदललं पाहिजे आणि दादा भुसेंची गरजच नसल्यामुळे शिक्षण मंत्र्यांचं पद दुसऱ्या कुठल्या तरी लायक माणसाला दिलं पाहिजे। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज 11 दिन बाद पुनः खुला, कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच छात्रों को दी गई प्रवेश अनुमति। ये तो फॉर्म फिलअप होएगा ना, फॉर्म फिलअप होएगा जी। मंत्री नारा लोकेश ने आधुनिक सुविधाओं से लैस वीआर हाई स्कूल का किया औपचारिक उद्घाटन। सर जोन सर Today's calendar, weather calendar, where child learns about the weather conditions every day. We have essential elements which creates a positive environmental experience in social community. We had golden rule లో ఒకటి యాడ్ చేయాలి. Sir, please sir. మహిళలను మగవాళ్ళతో సమానం గౌరవించాలని యాడ్ చేయాలి. జెండర్ ఇంపార్టెన్స్ మన సమాజంలో ఎన్నుకోవడానికి ఈజీ సింగులర్ ఫోకస్ 5 years అది సాధించుకుని పేరు వచ్చింది. జెండర్ సెన్సిటివిటీ రావాలి.
और गुड मॉर्निंग शो पर बस इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और सिर्फ देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।